मैंने ये प्रतिज्ञा ली कि जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बन जाएगा मैं शादी नहीं करूंगा। उसके पीछे एक कारण है कि जब भी कभी हमारे परिवार में ऐसी बात आएगी शादी की, हमारे दिमाग में, हमारे मन में बुंदेलखंड राज उभर कर बाहर आ जाएगा कि तुमने इसके लिए संकल्प लिया है, संकल्प को पूरा करो। बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे बुंदेली लाल से जो बुंदेलखंड प्रांत को पृथक बनाने के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन दांव पे लगा रखा है। चलिए मिलते हैं श्री भानु साहे जी से। नमस्कार भानु जी। जी नमस्कार। भानु जी, आज हमारे दर्शकों को आप अपनी पूरी आज तक की यात्रा वृत्तांत बताइए। इस पायदान पर आप कैसे पहुंचे और कहां से आपकी शुरुआत हुई? जब मैं डिग्री कॉलेज का स्टूडेंट हुआ करता था तो यहाँ शंकरलाल मल्होत्रा जी उस समय बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा चलाते थे। प्रारंभ में ये बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा गैर राजनीतिक संगठन थी। हम लोग सारे लोग उनसे जाके जुड़े शंकर भैया से, क्योंकि शंकर भैया हमारे पिताजी के बहुत क्लोज दोस्तों में हुआ करते थे। उनका जो बुंदेलखंड राज्य निर्माण का जो सपना था, जो उन्होंने जगाया था, उसी से हम लोग को एक प्रेरणा मिली और उनके साथ बड़ा लंबा करीब 10 या 12 साल हम लोगों ने साथ में काम किया। ट्रेनें रोकने का काम, पार्लियामेंट में पर्चे फेंकने का काम, ये जो उस समय केबिन हुआ करती थी, अगर आपको याद हो, जो ऐसे ऐसे करके लीवर जब तक जब तक नहीं करें, जब तक वो ट्रेन पास नहीं हो सकती थी, हम लोग ऊपर से पॉइंटमैन को उठा लाते थे, अपनी गाड़ी में ले आए और कोतवाली में छोड़ दिया, उनको ये कहते कि भाई हम बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए। आपको शायद पता नहीं, मैं भी रेलवे से सेवानिवृत्त हूँ, इससे मुझे ये सारी जानकारी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप बखूबी जानते होंगे जी जी कि पॉइंटमैन की क्या भूमिका रहती थी। जी, उसको हम लोग ले आते थे, गाड़ियां खड़ी हो जाती थी, फिर शंकर भैया को बताते थे। उस समय 2-3 अखबार थे जो चलते थे, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, इस तरह कुछ सिस्टम नहीं था। तो उन्हीं अखबारों को ये बता दिया जाता था कि आज ग्वालियर रोड की ट्रेनें खड़ी हो गई, आज कानपुर रोड की ट्रेनें खड़ी हो गई, आज जो इलाहाबाद से आने वाली है वो ट्रेनें खड़ी हो गई। ये कार्य हम लोग बड़े सिस्टमेटिक वे से और बड़े दमखम से किया करते। हम लोगों के दिमाग में ये भय नहीं था कि अगर हम लोग पकड़े जाएंगे ये करते हुए तो कितने मुकदमे लगाए जाएंगे, किस तरह से हम लोग को बंद होंगे, कितना लंबा समय हम लोग को जेल में रहना पड़ेगा। इस सब के लिए मानसिक रूप से तैयार थे। एक पागलपन आ गया था दिमाग में कि बुंदेलखंड राज्य हमको क्यों मिलना चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है, ये हम लोगों को बताएं और उसके साथ इस राज्य को बनाने के लिए जो भी करते बने वो हम कर सकें। तो ये हम लोगों ने शंकर भैया के साथ कार्य करना प्रारंभ किया था। हम लोगों का दुर्भाग्य रहा कि एक बरुआ सागर में एक बस में आग लगा दी गई, उसमें एक पैसेंजर की मौत हो गई। उस मौत के बाद शंकरलाल मल्होत्रा जी को जेल में डाल दिया गया 6 महीने साल भर। उनका रासुका लगी, सब कुछ उत्पीड़न हुआ, घर पर तोड़फोड़ हुई। जब वो निकल के आए तो फिर वो किडनी के पेशेंट हो चुके थे, फिर वो कार्य नहीं कर पाए। अंतोगत्वा 2001 में उनका देहांत हो गया। 2001 में देहांत के बाद फिर राजा बुंदेला ने उस बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा को लिया, वो उसके अध्यक्ष बने, केंद्रीय अध्यक्ष। वो अगुआ बने। जी, वो अगुआ बने और मैं कार्यवाहक अध्यक्ष बना। हम लोगों ने फिर साथ में कार्य करना प्रारंभ किया। अनेक यात्राएं करी, अनेक जुलूस निकाले, अनेक पद यात्राएं करी पूरे बुंदेलखंड, अखंड बुंदेलखंड क्षेत्र में। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि राजा बुंदेला पहले कांग्रेस से चुनाव लड़े, हार गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम भी अब चुनाव से अपने को दूर करते हैं, बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए हम कार्य करेंगे। लेकिन जैसे ही 2009 आया लोकसभा का चुनाव, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा। दुर्भाग्य था उनका कि उनको टिकट नहीं मिला, वो प्रदीप जैन आदित्य को टिकट मिला। उन्होंने ये कहा भी कि देखिए हमें टिकट नहीं मिला, बुंदेलखंड की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं यार, अब हम कांग्रेस का कार्य नहीं करेंगे। हमने कहा राजा भाई गुस्सा हो गए, या तो कांग्रेस छोड़ दो, या तो कांग्रेस छोड़ दो, हम लोग भी कांग्रेस छोड़ देते हैं, तब तो प्रदीप जैन का विरोध किया जा सकता है, वरना वो हमारा कॉलेज का मित्र है, मैं उसका विरोध नहीं कर पाऊंगा। 2 बार का वो विधायक है, दोनों बार जब वो विधायक बना है तो उसके चुनाव का संयोजन मैंने किया। तो ये हमारे खून में नहीं है कि हम कांग्रेस में रहें और कांग्रेस को हम हराएं। तो हमने कहा राजा ये नहीं हो पाएगा। तो बोले फिर क्या हमारे और आपके रास्ते अलग होते हैं? हमने कहा ये आपका सोच, मैं गद्दारी नहीं करूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं करूंगा। प्रदीप जीते, प्रदीप हारे, लेकिन मैं उनका साथ दूंगा जब तक मैं कांग्रेस में। तो भानु साहे जी, मैं एक सवाल आपकी बात को रोकते पूछता हूँ। एक्चुअल में आम पाठकों को, दर्शकों को ये नहीं पता होता है कि बुंदेलखंड बनाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि लोग ये कहते क्या आवश्यकता है। तो आप इस पे जरा प्रकाश डालिए कि आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या जरूरत है।
देखिए 73 साल 74वां साल चल रहा है हमारे देश को आज़ाद किए हुए। 74 साल का इतिहास, बुंदेलखंड का सत्यानाश। क्योंकि जो अखंड बुंदेलखंड क्षेत्र जिसकी हम लोग मांग कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश का भी पिछवाड़ा है और मध्य प्रदेश का भी पिछवाड़ा है। तो जब भी हमारे यहाँ कोई त्यौहार आता है, कुछ भी आता है, हम लोग अपने घर का आगा बहुत अच्छा सजा लेते हैं और जो कूड़ा होता है वो हम अपने पिछवाड़े पे फेंक देते हैं। यही दुर्दशा, यही कहानी हमारे बुंदेलखंड की है कि आज भी चाहे वो केंद्र सरकार के दस्तावेज हों, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश के दस्तावेज हों, उसमें लिखा हुआ है अति पिछड़ा क्षेत्र बुंदेलखंड। अरे 74 साल बाद देश का हृदय स्थल बुंदेलखंड आज भी पिछड़ा है। क्या आपको शर्म नहीं आती? आप आते हो, ठप्पा लगा हुआ है। हाँ, आप आते हो तो आप बस योजनाएं, परियोजनाएं, पैकेज ले लो, ये ले लो। अरे आप हमको भीख क्यों देते हो? हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खनिज है। इतना खनिज है कि अगर खनिज पे आधारित उद्योग बुंदेलखंड में लगा दिए जाएं तो बुंदेलखंड क्षेत्र का एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पर्यटन है। मैं आपको अभी विस्तार में ही बताऊंगा पर्यटन क्या है और कैसे है। अगर हम पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दें तो भी हमारे यहाँ कोई भी हाथ खाली नहीं होगा। हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी है। उसके बाद भी देश का ये पहला क्षेत्र है बुंदेलखंड जहां 54 डैम्स बने हुए हैं। अब तो 64 हो गए। फीता कटना है, एक आध 2 साल में कट जाएंगे सबके फीते। 64 डैम्स हो जाएंगे देश में, बल्कि एशिया में कहीं इतने डैम्स नहीं है। उसके बाद भी हम प्यासे हैं। हमारा किसान ऊपर देखता है कि कब पानी बरसे, कब हमारी कृषि होए। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे हम लोगों को, हम बुंदेलखंड वासियों को चला जा रहा है। और बड़े बेबाकी से आके वो नेता जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो मंत्री होते हैं कैबिनेट के या प्रदेश के, वो आके बोलते हैं अरे वो तो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है बुंदेलखंड, वहां तो ना किसानी होती है ना कुछ होती है, पलायन बहुत ज्यादा है, इसलिए हम पैकेज दे रहे हैं। तो हमें भीख देने का काम करते हो। हम स्वावलंबी बनने के कगार पर खड़े हुए हैं। हमें तुम्हारी किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास खनिज है, हमारे पास बिजली है, हमारे पास कृषि है, हमारे पास पानी है, हमारे पास पर्यटन है, हमारे पास सब कुछ है। आप तो हमारी विधायिका हमको दे दो, हम चला लेंगे, हम तुमसे पैसा भी नहीं मांगेंगे। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ बुंदेलखंड का दोहन करते हो। आप आते हो बुंदेलखंड में, खनिज बढ़ जाता है। खनिज का पैसा कहां जाता है? आप ले जाते हो। पर्यटन का पैसा कहां जाता है? आप ले जाते हो। देखिए, हीरा पूरे देश में कहीं नहीं होता है बॉस, कहीं भी नहीं होता हीरा। पन्ना में हीरा होता है, लेकिन वहां खोदने वाले हाथ भी हम बुंदेलखंड के नहीं होते हैं, वो भी गुजरात से आते हैं। भाई कहां के बनते हैं? नेहोल भाई, अब चलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, सॉरी, जो भी, ए भाई, बी भाई, सी भाई, ये सब गुजरात के बनते हैं। क्योंकि हीरा तराशा वहां जाता है, वहां से हीरा बिकता है, खुदता हमारे यहां से। हमारे यहां रोजगार भी नहीं मिलता है, रोजगार भी उनके लोगों को मिलता है। ऐसा दोहन क्यों सहें? बुंदेलखंड राज बनाने की आवश्यकता इसी बात की है सिर्फ कि जो लगातार 74 साल से हम बुंदेलियों को सिर्फ खिलौना पकड़ा दिया जाता है, अब वो बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आने वाली पीढ़ी को हमको कहीं ना कहीं स्वर्णिम काल तक ले जाना है, तो जिस तरह से हम कहते हैं कि देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, हाँ, बुंदेलखंड को बना दो, 10 साल में हम खुद सोने की चिड़िया हो जाएंगे। हमारा एक भी व्यक्ति जो 33% से 40% तक पलायन करके मजदूरी करने जाता हो, भी आपने देखा होगा कोरोना काल में कितना मजदूर वापस आया और किस दुर्दशा से वापस आया। कहीं ना कहीं छाती फटती है देख के कि हमारा भाई है जो आज पैदल चला रहा है दिल्ली से, उसके लिए वाहन तक उपलब्ध नहीं करा पाई ये सरकारें, निर्लज्ज सरकारें। इस कारण हम लोगों ने ये सोचा कि भाई हमारे पास सब कुछ है, जब हमारे पास साधन हमारे हैं, सब कुछ है, तो हमारा बुंदेलखंड हमारे पास होना चाहिए। और ये नई मांग नहीं है खरे साहब, मैं आपको बता दूं, जब हमारा देश आजाद हुआ और जब छोटे राज्यों का विलीनीकरण हुआ, विलीनीकरण मतलब जब नेहरू जी ने और पटेल साहब ने जो छोटी रियासतें थीं उनको भारत गणराज्य में मिलाने का कार्य प्रारंभ किया, तो बुंदेलखंड क्षेत्र की जो 35 रियासतें थीं उन्होंने सशर्त एक संधि करी कि हम इस शर्त पर दस्तखत कर रहे हैं कि हमारा जो भूभाग है उसको आप प्रांत के रूप में हमको देंगे। इसमें सहमति हुई और हमको 12 मार्च 1948 को बुंदेलखंड राज्य मिला। ये बिंद प्रदेश के नाम से इकाई बनाई गई, उसमें 2 इकाइयां हुई, एक बुंदेलखंड, एक भगेलखंड। जो बुंदेलखंड की इकाई थी उसके कामता प्रसाद सक्सेना जी उसके मुख्यमंत्री बने और नौगांव, छतरपुर में नौगांव, वो इसकी राजधानी बनाई गई। लेकिन हमारे साथ छलावा हुआ। 4 महीने हमारा बुंदेलखंड इकाई रही, फिर हमारी इकाई को खत्म करके हमको बिंद प्रदेश में मिला दिया।
जब हमको विंध्य प्रदेश में मिलाया गया, तब जो उत्तर प्रदेश के भाग के 10 राजा हुआ करते थे जिन्होंने इस पर संधि पे दस्तखत किए थे, उन्होंने कहा नहीं, हम विंध्य प्रदेश के साथ जाना नहीं चाहते, आप हमको वापस करें। तो उनको वापस कर दिया गया, विंध्य प्रदेश की इकाई अपनी चलती रही। और ये जो 10 राजाओं ने वापस किया था, तो ये उत्तर प्रदेश में इनको उस समय मिला दिया गया, उस समय मिला दिया गया। जिले नहीं बने थे, राज्य मिला दिए गए, जिले तो बनना प्रारंभ हुए थे। तो जब हमको समाप्त किया गया, तभी ओरछा नरेश वीर सिंह जूदेव जी ने ये बात उठाई थी कि भाई हमारा राज था, पहले छत्रसाल साहब के समय से बुंदेलखंड राज्य बना चला आ रहा है, ये आप हमको समाप्त कैसे कर सकते हैं। तो नेहरू जी ने और पटेल साहब ने उनको समझाया कि भाई अभी अभी हमारा देश आज़ाद हुआ है, अभी रुक जाइए, अभी ये समय नहीं है कि हम संघर्ष करें, किसी बात पे कोई वाद विवाद करें, थोड़ा समय रुक जाइए, हम सब करते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। फिर विश्वनाथ शर्मा जी ने 1970 के दशक में बुंदेलखंड एकीकरण समिति बनाई। इस बुंदेलखंड एकीकरण समिति में उन्होंने आंदोलन तो ज्यादा नहीं किए, लेकिन प्रचार और प्रसार और जनजागरण बहुत ज्यादा किया। उस समय उन्होंने 3 लाख मेंबर्स बनाए थे पूरे बुंदेलखंड के, अखंड बुंदेलखंड में। ये बहुत बड़ा कार्य था विश्वनाथ शर्मा साहब का। उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया, जनजागरण करते रहे। तब नौगांव में रहा करते थे शंकरलाल मेहरोत्रा जी, उनकी वहीं एक फैक्ट्री भी हुआ करती थी। उन्होंने नौगांव से फिर बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा गठन किया उन्होंने। और जब उन्होंने बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा गठन किया, तो ये एक्चुअली बुंदेलखंड राज्य निर्माण का जो बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, उग्र आंदोलन जो शुरू हुआ और जो पार्लियामेंट तक पहुंचा, ये नौगांव से जो शुरू हुआ है, वहां से प्रारंभ हुआ है। शंकरलाल मेहरोत्रा जी ने लक्ष्मी नारायण नायक जो उस समय सांसद हुआ करते थे, मदन मानव जी, मानवेंद्र सिंह जी, पन्ना महाराज, मुन्ना राजा बसारी जी, ब्रजेंद्र राठौर साहब, विठल भाई पटेल साहब, बेबी राजा जी, कुसमुड़िया जी और उमा भारती जी, इन सबको जोड़कर बुंदेलखंड का कार्य प्रारंभ किया था इन्होंने। उमा भारती इसमें सम्मिलित रही थी उस समय। अच्छा, उमा भारती का आपने चर्चा किया, तो ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक पिछले कुछ 2-4-3 साल पहले इन्होंने एक घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम बुंदेलखंड पृथक राज्य का दर्जा तुरंत दिलाएंगे। वो क्या कहानी थी? खरे साहब, इन्होंने घोषणा नहीं की थी, इन्होंने वादा किया था। और वादा ऐसे नहीं किया था, इन्होंने भगवान राम को साक्षी मानकर पहला वादा किया था कि भगवान राम को साक्षी मानकर कह रही हूँ कि 3 साल के भीतर जैसे ही मोदी सरकार आई, बुंदेलखंड राज्य बना दिया जाएगा। राम राजा सरकार यहाँ के राजा होंगे, हम राम राज्य लेके आएंगे। ये उन्होंने वादा किया था बुंदेलखंड की जनता से। क्या देना चाहेंगे आप? मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि मैं आज ये बोल के जा रही हूँ कि बुंदेलखंड राज्य का निर्माण 3 साल के अंदर होगा और जो नारा लगा, और इस बुंदेलखंड राज्य में हम राम राज लाएंगे। भगवान राम राजा सरकार जो है वो इस बुंदेलखंड राज्य के राजा होंगे। और आज की तारीख से 3रा साल खत्म होते होते बुंदेलखंड राज्य का निर्माण होगा। ऐसे ही दोबारा फिर इन्होंने अंबेडकर जी को साक्षी मानकर, अंबेडकर जी का जयंती थी, तो ये उस उनकी प्रतिमा के नीचे सदर विधायक भी इनके साथ थे, मेयर भी इनके साथ खड़ी हुई थी, बुक सेलर वो भी इनके साथ खड़ी हुई थी। और इन्होंने वहां भी ये कहा था कि आज हमारी अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि 3 साल के भीतर जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, वो मेन स्ट्रीम में लौट के आए। वो तभी आ सकता है जब बुंदेलखंड राज्य बने। तो 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनाकर हम अंबेडकर जी को भी श्रद्धांजलि देंगे। मैं बाबा साहब को एक प्रॉमिस करती हूँ कि बुंदेलखंड में सबसे बड़ी संख्या दलित वर्गों की है और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर मैं 3 साल के अंदर बुंदेलखंड राज्य बनवा करके यहाँ के दलित और गरीब वर्गों को गिफ्ट दूंगी, ताकि यहाँ के दलित वर्गों को मजदूरी करने के लिए दिल्ली ना जाना पड़े। बुंदेलखंड का बहुत बड़ी संख्या में दलित वर्ग है जो मजदूरी करने के लिए दिल्ली जाता है। पृथक बुंदेलखंड राज्य मिलेगा तो वो दलित वर्ग यहाँ पर रहेंगे, सुखी जिंदगी जिएंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का सबसे बड़ा उपहार है। साध्वी जी ने हमको ठगा है। ये कहा जाता है खरे साहब कि साधु संत महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन ये पहली साध्वी निकल के गई है। और इन्होंने जो वादा किया वो वादा अकेले में नहीं किया, मोदी जी के मन से किया, राजनाथ सिंह जी के मन से किया। और उन दोनों ने कहा कि उमा जी हमारी बहन है, ये जो वादा कर रही हैं उनको हम पूरा करेंगे। आज 7 साल से ऊपर हो गए
उमा जी यहाँ से पलायन कर गई। मोदी जी एक बार यहाँ आए थे, तब भी हम लोगों ने कहा था मोदी जी आप यहाँ आएंगे, आपका काले झंडे से, काले गुब्बारे से, काली पतंग से हम स्वागत करें। लेकिन उस दिन पुलवामा हो गया, और जब पुलवामा हो गया तो हम लोगों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन मोदी जी झांसी आ गए। कोई बात नहीं, हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि अगर आपने वादा किया है तो अपनी कथनी को करनी में परिणीत करना होगा, और अगर आप अपनी कथनी को करनी में परिणीत नहीं करेंगे तो उसके दुष्परिणाम जो राजनीतिक परिणाम होते हैं वो आपको चुनाव में भोगेंगे। मुझे जहां तक याद आता है, इसका आपने कोर्ट में, सीजीएम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी, क्या था? मैंने याचिका नहीं, मैंने बाकायदा एक एफआईआर दर्ज करने के लिए एसएसपी महोदय को सबसे पहले प्रार्थना पत्र दिया कि ये पब्लिक सर्वेंट हैं, ये मंत्री हो गए हैं, ये कैसे जनता को गुमराह कर सकते हैं, कैसे झूठ बोल सकते हैं। अगर इन्होंने ये झूठ बोला है तो ये पब्लिक एक्ट है जो, उसके तहत इन्होंने कहीं ना कहीं वायलेट किया है उसको। इनके खिलाफ आप ये एफआईआर दर्ज करिए, जिससे देश में ये मैसेज जाए कि अगर आप ये मंच पे बोल रहे हो और झूठ बोलकर अगर वोट ले रहे हो तो ये झूठ बोलना बंद कर दो, जो आप कह रहे हो वो आप करो। तो उनकी क्या हैसियत थी हमारे बेचारे एसएसपी साहब की, उन्होंने ये दर्ज नहीं किया। हम लोग सीजीएम कोर्ट में चले गए। जब सीजीएम कोर्ट में चले गए तो पूरे का पूरा भारतीय जनता पार्टी का महकमा सीजीएम कोर्ट के पे जाके उन्हें दबाव बनाया, और सीजीएम साहब ने हमारे प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए हम पे उल्टा 2000 का जुर्माना लगा दिया। अच्छा। ये पहली बार हुआ है। सीजीएम ने कभी किसी के ऊपर जुर्माना नहीं लगाया, लेकिन मेरे ऊपर उन्होंने जुर्माना लगाया। उसके बाद हमने कोई बात नहीं, आप जुर्माना लगा लिए, हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हमारी अभी भी वो एफआईआर की जो 156 में हम गए थे वो डीजे के यहाँ लंबित है। जैसे ये कोरोना काल के बाद फिर से कार्य प्रारंभ होगा, हम फिर से प्रयास करेंगे। उमा भारती जी मंत्री रहें ना रहें, लेकिन उन्होंने अगर ये गलती की है, उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने हमको गुमराह करके हमारे वोट लिए हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। भानु जी, देखा गया है कि मैं आपको फेसबुक पर देखता रहता हूँ, आप बहुत सारी पोस्टिंग करते हैं तो लोग ताल ठोक के लिखते हैं, भानु जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बुंदेलखंड की जय हो। तो क्या आपको लगता है कि फेसबुक की इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इस तरह का आंदोलन करके बुंदेलखंड हम ले पाएंगे? नहीं सर, और ऐसे लोग सचमुच साथ देते हैं आपका? ये सर एक माध्यम हो गया है सोशल मीडिया अपनी बात तक लोगों को पहुंचाने का और मानसिक रूप से उनको अपने साथ जोड़ने का। 100% हम कोई भी पोस्ट डालते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा लोग जय बुंदेलखंड लिख के अपनी बात खत्म कर देते हैं, या कुछ ये लिखते हैं कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। हमारा उल्टा कहना है जी, आप निकल के बाहर आइए, आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। देखिए, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो बहुत गरीब है, हमारे यहाँ पैसे का बहुत बड़ा अभाव है। जिनके पास पैसा है वो कहीं ना कहीं राजपूत होते हैं। राजपूत से मतलब उनकी जाति राजपूत नहीं, जो भी राज हो वो उसके पूत हो जाते हैं। आज सपा की आ जाए वो सपा के साथ कार्य करने लगते हैं, आज भाजपा की है भाजपा के साथ कर रहे हैं। कल मौका परस्त लोग ज्यादा है, वो मौका परस्त लोग हैं, वो पैसे वाले लोग मौका परस्त हैं। और हम और आप जैसे जो लोग हैं मध्यम वर्गीय, वो बेचारे वो पप्पू की चड्डी और मुन्नी की किताब में लगे रहते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, वो उसी में अपना जुड़े रहते हैं कि इतना पैसा हो जाए कि हमारे बच्चे पढ़ पाएं, हम ढंग से खाना खा पाएं। और जो उसके नीचे वाला जो वर्ग है, जो रोज कुआं खोद के अपना चूल्हा जलाता है, उसके साथ ये परेशानी है, कहीं धोखे से अगर एक मुकदमा लिख जाएगा तो हमें छुड़ाएगा कौन, हमारी पैरवी कौन करेगा? तो वो डरा हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं ये शुरू में ऐसा लगता था कि लोग बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है, बुंदेलखंड राज निर्माण के आंदोलन का सौभाग्य है कि जो लोग निकलकर सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने सर पर कफन बांध के आ रहे हैं। हम लोगों ने 56 पुतले फूके हैं झांसी में। एक ही समय में प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी का और उमा भारती उस समय मंत्री थी, तो झूठ बोल के भागी थी। हम लोग पुतले इसलिए फूकते थे कि तुम्हारा वादा तुमको याद दिला दें। हम पुतले तुम्हारे फूक रहे हैं, अपना वादा तुम पूरा नहीं कर रहे। कप्तान साहब ने और डीएम साहब ने हम लोग को बुलाया कि देखिए योगी का राज आ गया है, अब आप पुतला फूकने का अपना क्रम बंद कर दिए, क्योंकि योगी के राज में मोदी का पुतला नहीं फूक सकता है जी। हमने कहा ये आपका कार्य है जो आप कह रहे हैं, अब ये हमारा कार्य है जो हम कह रहे हैं कि दिनांक इतने को 11 बजे इस जगह हम 3 पुतले फूकेंगे। और ये हमने किया है। कभी पुतले जाके के साथ, हाँ, कभी पुतले जाके ऐसे नहीं फूके। मैंने पहले जिलाधिकारी को लिख के दिया है कि दिनांक इतने को
इतने बजे ये 3 पुतले हम यहाँ पर फूक रहे हैं। वज्र वाहन लगाए गए, PAC लगाई गई, रैपिड एक्शन की जो फोर्स होती है उस तरह की फोर्स लगाई गई, पूरी छावनी बना दिया गया जो पंडित चौराहा कचहरी के बगल में है। उसके बाद भी लगातार ये क्रम, हम हर 3 महीने में पुतले फूकने का कार्य करते थे, ये क्रम हमारा जारी रहा। एक बार सिर्फ ये एक पुतला हमसे छीन पाए, अदरवाइज हमने बराबर, क्योंकि जो लोग जो युवा अब निकल कर आया है तो उसने अपने, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अपने सर पे कफन मान लिया है। हम तैयार हैं यार, तुम्हें लाठी मारना हो तुम लाठी मारो, तुम्हें गोली मारना हो तुम गोली मारो, हम पुतला फूक कर रहेंगे। और हमने पुतले फूके, हम लोग पीछे नहीं हटे। तो कहीं ना कहीं अब जो लोग जुड़ रहे हैं वो जुनूनी है। अभी हम लोगों ने एक मध्य प्रदेश के ओरछा, सबसे पहले ओरछा एक स्कूटर रैली लेके जी। तो जब हम लोग झांसी से चले तो दिमाग में ये था कि 100-150 स्कूटर हम लोग ले लें, वहां से अगर 2-4-5 जुड़ जाएंगे तो हमारी एक संख्या बढ़ जाएगी और हमें लगेगा कुछ लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम ओरछा बॉर्डर पे पहुंचे और बॉर्डर पर हमने देखा तो वहां तो हम तो 100 ही गाड़ी लेके यहां से गए थे, वहां तो 200-250 गाड़ियां पहले से खड़ी हुई थी। तो पहले हमें लगा ये लोग कहां से आए। अपना क्रम हमने आगे बढ़ाया, राम राजा सरकार के दर्शन करे और वहीं ये घोषणा कर दी कि बुंदेलखंड राज निर्माण की राजधानी चितय हमारे राजा राम राजा के रूप में विराजे हैं, अब ओरछा को ही बनाना पड़ेगा। कसम राम की खाते हैं, राजधानी ओरछा बनवाएंगे। जैसे ही ये हमने घोषणा करी, वहां ऐसा लग रहा था जैसे जब राम मंदिर के लिए जिस तरह से लोग हाथ उठाकर और चिल्लाया करते थे, इस तरह का एकदम उत्साह आ गया लोगों के अंदर, ऊर्जा आ गई, उत्साह आ गया। जब ज्ञापन यापन का कार्यक्रम खत्म हो गया तो फिर वहीं के लोगों ने एक भोजन की व्यवस्था करी थी हम लोग की। जब हम लोग जाके भोजन के लिए एक उसमें बैठे तो हमने ये पूछा, हमने कहा भाई इतने लोग कहाँ से आए हो आप लोग अचानक? तो उन्होंने बताया कि ओरछा से लगभग आप ये मान लीजिए कि हर 2 घर छोड़ एक घर से एक गाड़ी आपके साथ, पृथ्वीपुर से गाड़ी आई है, निवाड़ी से गाड़ी आई है। बाकी हम लोगों ने क्योंकि मना कर दिया था कि अगला जो हमारा ज्ञापन होगा हम यहाँ से जाएंगे दतिया में भी यही हुआ। हम यहाँ से 50-60 गाड़ी लेके गए, वहां से 300-400 गाड़ी। ये आपको अब बुंदेलखंड में कम से कम यूथ का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। 100% यूथ इसलिए निकल कर बाहर आ रहा है क्योंकि यूथ को अब समझ में आ गया है कि अगर हमारा कहीं भविष्य बचा है तो वो पृथक बुंदेलखंड राज के साथ है। मनु जी, जैसा कि आपने अपना पूरा सर्वस्व जीवन इसमें समर्पित कर दिया है, आपने कुछ एक प्रतिज्ञाएं भी की हैं, वो भी हमारे दर्शकों को आज उल्लेख कीजिए। देखिए, चलिए आप अपनी बात। जब राजा बुंदेला हम लोगों को छोड़कर गए और उन्होंने बुंदेलखंड का कार्य अपने स्तर पे वो जो भी कर रहे हो उन्होंने करना प्रारंभ किया, भारतीय जनता पार्टी उन्हें ज्वाइन कर ली। मोदी जी यहाँ आए थे, उनके मंच पे उन्होंने, विश्वनाथ शर्मा जी ने, इन सब ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तो जो योद्धा हुआ करते थे बुंदेलखंड के, वो एक सरकार के साथ अब सुख की जिंदगी के लिए उन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ाया। तब हम लोगों ने फिर ये निश्चय लिया कि बॉस कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग भी इस पथ पर चले जाएं, तो हम लोगों को कुछ प्रतिज्ञा ले लेना चाहिए। तो गांधी जी की जो मूर्ति लगी हुई है कचहरी के पास, वहां बाकायदा हम लोगों ने प्रतिज्ञा ली, जिसको जो लेना थी। मैंने ये प्रतिज्ञा ली कि जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बन जाएगा मैं शादी नहीं करूंगा। उसके पीछे एक कारण है कि जब भी कभी हमारे परिवार में ऐसी बात आएगी शादी की, हमारे दिमाग में, हमारे मन में बुंदेलखंड राज उभर कर बाहर आ जाएगा कि तुमने इसके लिए संकल्प लिया है, संकल्प को पूरा करो। इसी तरह से अनेक लोगों ने, किसी ने गुटखा छोड़ दिया, किसी ने शराब छोड़ दी, किसी ने कहा कि अब हम जूते नहीं पहनेंगे, हम चप्पल पहनेंगे। इस तरह से अनेक लोगों ने। तो ये हुआ कि आपने एक लड़की का घर बसते बसते रोक दिया? नहीं, ये रोक नहीं दिया। मैंने सिर्फ ये कहा है कि बुंदेलखंड बनने के बाद मतलब अभी भी उम्मीद है 100%। जब इतने बड़े बड़े नेता 70 साल में, 68 साल में शादी कर रहे हैं, तो अभी तो वहां पहुंचने में हमको 15-20 साल मतलब इंतजार किया जा सकता। हम 100% आशान्वित हैं कि बुंदेलखंड बनेगा। तो जो आप ये कह रहे हैं कि एक घर, वो महिला हमारे साथ आएगी जो कदम ताल से बुंदेलखंड के विकास में हमारा सहयोग करेगी। ये बिल्कुल तय। दूसरी आपकी क्या एक और आपने प्रतिज्ञा ली है? देखिए, वो प्रतिज्ञा पॉलिटिकल प्रतिज्ञा थी जी।
मैं कांग्रेस पार्टी में जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। रीता बहुगुणा अध्यक्ष थी और दिग्विजय सिंह जी महासचिव हुआ करते थे। इन रीता बहुगुणा तो हमारे घर की एक बहन की तरह है। जब भी कभी झांसी आती थी तो हमारे किचन में जाके हमारी भाभी के साथ चाय तक बनाने का कार्य करती थी। इतना क्लोज संबंध हम और बहुगुणा जी के थे उस समय। दिग्विजय सिंह जी भी हम लोग को बहुत मानते थे। मैंने टिकट मांगा, तो जब टिकट मांगा तो सोते सोते जब मैं सोने जा रहा था मेरे दिमाग में आया कि मैं भी फिर उन्हीं लोगों की जमात में अपने आप को फंसाने जा रहा हूं कि ये निधि आ गई, अब इस निधि का कमीशन कैसे मिलेगा, अब दलाली हमें कहाँ करना है, अब हमें पोस्टिंग कैसे कराना है, अब हमको शराब कैसे बिकवाना है, हमें सट्टा कैसे शुरू कराना है। हम भी फिर उसी दलदल में पहुंचे। लेकिन कहते हैं कि जैसा माहौल हो उसके हिसाब से अगर बनाओ तो ज़्यादा जल्दी फायदा होता है। तो अगर आप पॉलिटिकल फील्ड में आते या अभी भी आए तो क्या आपको नहीं लगता कि इस राज्य को बनने में ज्यादा सहयोग मिल सकता है? जो मैंने प्रतिज्ञा ली थी वो इसलिए ली थी कि कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक दल है बड़े, मैंने उस समय जो प्रतिज्ञा ली थी वो ली थी जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बन जाएगा मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मैंने प्रतिज्ञा ली थी। वो इसलिए ली थी कि मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस से टिकट मांगा और 100% ये जो बड़े राजनीतिक दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा और बासपा भी क्षेत्रीय दल, ये कहीं ना कहीं मंचों से तो सब बोलते हैं। अगर जो हम लोगों ने सत्याग्रह किया था गांधी जी की प्रतिमा के बाहर 72 दिन का सत्याग्रह हुआ, उसमें रोज रोज एक दल आता था, कभी एक दल, कभी एक एनजीओ। हम लोगों ने तो सिर्फ एक मंच बना के दे दिया था, बैठना उनको था। आप आइए, अपने लोगों के साथ बैठिए, बुंदेलखंड राज्य निर्माण में हमारा सहयोग जी। तो उसमें कांग्रेस भी आके बैठी, कांग्रेस के 7 एमएलए आके बैठे, इकट्ठे पूर्व एमएलए नहीं कहना चाहिए, पूर्व एमएलए आए थे हमारे साथ। केंद्रीय मंत्री जो पूर्व हो गए वो भी बैठे थे आके। भारतीय जनता पार्टी के बीएसपी के जो पूरा संगठन है वो बीएसपी का संगठन बैठा। जो समाजवादी पार्टी ऊपर ये कहती है कि हम छोटे राज्य के पक्षधर नहीं हैं, उनके भी जो बुंदेलखंड के नुमाइंदे हों, चाहे चंद्रपाल सिंह जी हों, चाहे वो एमएलसी जी के पति जी हों, निरंजन साहब हों, चाहे दीप नारायण जी हों, कोई भी हो, सब ने ये कहा है कि तन मन धन से हम बुंदेलखंड राज्य निर्माण के साथ हैं। लेकिन हम अपने आला कमान को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब समय आ गया है, हमको आना है साथ में। तो हमने ये पाया था कि ये सब साथ तो देते हैं, तो ये सब चुनावी बुंदेली हैं, चुनावी बुंदेली। ये बुंदेलखंड से इनका बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, वो बरसाती मेढक है। ये सिर्फ अपने आप को ये देखते हैं कि बुंदेलखंड राज्य निर्माण के मुद्दे पर हम मत कितने प्राप्त कर सकते हैं, विजय कैसे हो सकती है। तो ये अब जैसे फिर चुनाव आ रहे हैं, वहां आपने देखना शुरू कर दिया होगा, अभी चरखारी में एक बहुत बड़ी मीटिंग हो गई बुंदेलखंड की। वो नेता जो बुंदेलखंड के सपूत अपने आप को कहते थे, आज निकल कर बाहर आ गए, पूर्व सांसद, अगर आपने देखा हो, क्योंकि 22 से चुनाव आ गया, उनका लड़का विधायक, तैयारी चल रही है। 100% सारे राजनीतिक दल हम लोगों के संपर्क में है। वो इसलिए संपर्क में भी है कि अब हम लोगों के पास ताकत है बुंदेलियों की, हमारा संगठन, हमारे पास लोग अब जुनूनी हैं, अब वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं बुंदेलखंड के नाम पर। इसलिए अभी हम लोगों के भी टच में आ गए। जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो हो सकता है बहुत जल्दी हमारी अखिलेश जी से भी मुलाकात हो। हमको मायावती जी तो छोड़ दिए, लेकिन जो मिश्रा जी हैं उनसे मिलवाने के लिए यहाँ का इकाई हमसे कह रही है, हम उनसे आपको मिलवाते हैं। मतलब वोट बैंक को बढ़ाने का 100% आपको इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी है, लेकिन अब हम लोग भी सजग हैं, ठग चुके। और जब साध्वी ठग के गई थी, वो सबसे बड़ा ठगापन हम अपने आप को महसूस करते हैं। आज आपको आहत होती है उस मुद्दे को लेकर? आहत होती है सर, हम लोग को ऐसा लगता है, बददुआएं देते हैं, हम 100% बददुआएं देते हैं। और हम लोगों की बददुआओं का, हम लोगों के संघर्ष का ही कारण था कि साध्वी को झांसी लोकसभा छोड़कर भागना पड़ा और यह कहना पड़ा कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। भागना पड़ा उनको, ऐसा नहीं कि उनका टिकट कट गया हो, उन्होंने खुद ये कहा कि अब हम, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर वो चुनाव लड़ती उनकी जमानत जब्त होती, चाहे वो मोदी जी का वो पुलवामा का कांड हो रहा होता या कोई कांड हो रहा होता, यहाँ तो भानु जी इस समय आप कांग्रेस में हैं अथवा छोड़ दिया आपने? नहीं, मैंने अपने आप को कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया। हाँ, मानसिक रूप से मैं कांग्रेसी आज हूँ और हो सकता आगे भी रहूं, क्योंकि मैंने बड़ा प्रयास किया था कांग्रेस में। खरे साहब, एक जो प्रांतीय अधिवेशन होते हैं राजनीतिक दलों के, उसी में प्रस्ताव जाते हैं कि वो संगठन कहाँ खड़ा होना चाहता है। तो सबसे पहले कानपुर में एक प्रांतीय अधिवेशन हुआ
उसमें एक्स गवर्नर माता प्रसाद जी ने एक संकल्प रखा और एक्स चीफ मिनिस्टर रामनरेश यादव जी ने उसको समर्थन किया कि कांग्रेस पार्टी छोटे राज्यों की पक्षधर है और हम उत्तर प्रदेश के बंटवारे के लिए अपनी ही केंद्र सरकार से, क्योंकि यूपीए की सरकार थी, हम अपील करते हैं कि वो उत्तर प्रदेश का विभाजन करें और हमारा राज्य दें। ये पहली बार हुआ, तब भी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी मंच में। दूसरी बार फिर वाराणसी में ये प्रांतीय सम्मेलन हुआ, उसमें फिर ये प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद जी ने रखा और केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा जी ने उसको सेकंड किया। ये भी राहुल जी और सोनिया गांधी के समक्ष प्रस्ताव पारित हुआ कि अब उत्तर प्रदेश का विभाजन कर देना चाहिए, केंद्र सरकार हमारी है और हमारी मांग है कि आप उनसे रखें। जो 2012 का कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, उसके अंतिम पृष्ठ पर फिर यह लिखा हुआ है कि कांग्रेस छोटे राज्यों की पक्षधर है और हमारी ये मांग है और हमारी सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनती है तो हम प्रस्ताव पारित करेंगे और हम केंद्र सरकार से ये मांग करेंगे। अब ये कांग्रेस के तहत हम लोगों का दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अब कहीं है ही नहीं। तो अब हम वो सपना सोचें कि वो कब वो सरकार में कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी। अब तो वो कहानी कांग्रेस के साथ होगी। तो अब वो सारी चीजें अभी हमारे लिए गौर। अब भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि हम तो छोटे राज्यों के पक्षधर हैं, हमने 3 राज्य बनाए। अरे आपने 3 राज्य अटल जी के साथ बनाए थे। तो सूचना के अधिकार में एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना जो भूल रहा था, आपको बता दूं खड़े साहब, मैंने सूचना के अधिकार में भारत सरकार से पूछा कि क्या बुंदेलखंड की राज्य आपके यहाँ लंबित है। तो सूचना के अधिकार में उन्होंने हमको बताया, गृह मंत्रालय भारत सरकार ने हमको लिख के दिया है कि बिहार से मिथिला, बंगाल से बोडोलैंड, महाराष्ट्र से विदर्भ और उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड की राज्य की मांग हमारे यहाँ लंबित है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उस गलियारे में बैठे हुए हैं जहां से बुंदेलखंड बनना है। अब फिर वही प्रश्न आगे फिर खड़ा हो जाता है कि राजनीतिक दल अपना नफा और नुकसान देखते हैं जी। जब उनको ये लगने लगेगा कि ये बुंदेली अब हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो हमें राजनीति दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। अभी मैंने किसी एक राजनेता का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा आजादी ऐसे मिली बताई जाती है, लेकिन वहाँ भगत सिंह, आजाद और उन सब का नाम उल्लेखित नहीं किया जाता है। तो क्या हमें भी बुंदेलखंड राज्य के लिए भगत सिंह और चंद्रशेखर जैसी शैली अपनानी पड़ेगी? चाहिए। देखिए 100% ये हम लोगों ने घोषणा दी थी कि घी निकालने के लिए अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो टेढ़ी करना ही पड़ती है। पाया कि आमतौर पे आप 3 पुतले फूका करते थे, तो वो 3 पुतले किन किन के हुआ करते थे? देखिए 3 पुतले फूकने की वजह थी, वजह ये थी कि उमा भारती जी ने तो घोषणा की थी, मोदी जी के मन से घोषणा की थी इसलिए मोदी जी आ गए, और राजनाथ सिंह जी के मन से की थी इसलिए राजनाथ सिंह जी आ गए। ये 3 पुतले इसलिए फूके जाते थे कि अपनी बात को हम उन नेतृत्व तक बार बार पहुंचाते रहे कि देखो आप वादा करके गए हो, उस वादे को पूरा करो। जो भी यूथ और जो भी बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के कार्यकर्ता, जो भी वकील, जो भी किसान जब हम लोग पुतला फूकते थे, हम लोग के साथ रहते थे, हम लोग पहले मीटिंग करते थे 10 दिन पहले कि इस बार पुतला फूकना, जैसे पिछली बार पुतला फूका था हम लोग इस तरफ रिहर्सल करते थे। हाँ, इस तरफ से लाए थे, तो इस बार पुलिस इस तरफ देखी ज्यादा देख रहेगी, हमें पुतला फूकना अवश्य है। तो पुतला हम कैसे लेके आए जिससे हम पुतला फूकने में कामयाब हो जाए, कौन कहाँ रहेगा, कौन भागेगा तो नहीं। ये पहले हम लोग 10 दिन पहले सारी मीटिंग करते थे और मीटिंग करने के बाद ये हम लोग देख लेते थे कि कितना जुनून है लोगों में, कितना पागलपन है इस मांग के साथ, किस हद तक लोग जाने को तैयार हैं। तब उनको उस जगह हम लोग लगा देते। तो प्राय ये करते थे कि पुतलों में इतनी ज़्यादा पेट्रोल और डीजल डाल देते थे कि जैसे ही हम लोग पुतला लेके आते थे और उसमें जब आग लगाते थे तो पुलिस वाले अपने आप ही दूर खड़े न लगा। पुलिस वालों का अपना एक कार होता था, कई दरोगाओं के हाथ जल गए। जब उनके हाथ जले तो हम फिर उनके पास गए कि बोरोलिन देने या दवा देने। बोरोलिन भी वो इसलिए लेके गए उनके पास कि उनका कार्य ये था कि अगर वो पुतले जल रहे हों उसको बुझाने का कार्य नहीं करेंगे, ड्यूटी है, पार्ट ऑफ ड्यूटी, उनका गड़बड़ ना हो जाए। तो उन बेचारों ने बुझाने का कार्य किया, किसी के यहाँ जुलस भी किया क्योंकि पेट्रोल। अच्छा भानु जी, जैसे आप पुतला जलाते थे तो आपकी आत्मा को बड़ा ठंडक मिलती थी? देखिए आत्मा को ठंडक की जहां तक बात है, हाँ लगता तो ये जरूर था कि इन्होंने वादा खिलाफी की है, इनका अंजाम ये होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दिल में ये चीज तो रहती थी
और जब पुतला हम लोग फूंक भी लेते थे, तो जब पुतला नीचे जल रहा होता था, उसके साथ हम लोग अव्यवहार भी इसलिए करते थे कि जो हमारे मन में कहीं ना कहीं वेदना है, जो हमको छला गया है, हमारे अंदर आक्रोश है, वो बाहर निकले। मानव जी, आपके यात्रा बड़ी लोगों से जुड़ी हुई होती है। बहुत सारे लोग आपसे वादा करते होंगे कि हम आपके साथ हैं। बहुत सारे लोग आपसे कहते होंगे आप चिंता मत करो, उस मोर्चे पे तो हम सबसे आगे खड़े होंगे। लेकिन वो फिर जब आप शुरू करते हैं इस आंदोलन को तो वो दिखते नहीं होंगे, तो आपको उन पर गुस्सा आता है? नहीं, गुस्सा तो नहीं मन आता। में तो आता होगा। हाँ, गुस्सा नहीं आता, लेकिन हाँ, हमने गांधी जी को बहुत पढ़ा है। गांधी जी को पढ़ने के बाद मेरी माँ, मेरी सबसे बड़ी, जो अब नहीं है इस दुनिया में, मेरी सबसे बड़ी गुरु रही। मेरे पापा बहुत, जब कच्चे एक में पढ़ता था प्राइमरी में, तब उनकी डेथ हो गई थी, तो माँ ने ही हमको बड़ा किया, सब कुछ किया। तो मेरी माँ 2 चीजें कहती थी कि जिस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, अगर 10 हाथ उस कार्य के लिए आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एक भी हाथ उसमें बढ़कर आगे नहीं आए तो तुम अपने 2 हाथ पीछे मत कीजिए। ये काफी, यही मेरे लिए बहुत है। मैं जब बाहर निकलता हूं, जिन्होंने आश्वासन दिया वो आ जाएं, बहुत अच्छी बात। वो ऐसा करते हैं लोग? बड़ी मात्रा में करते हैं, बड़ी मात्रा में करते हैं। यदि आप मेरी फेसबुक देखो, उसमें तो आप देखोगे, फेसबुक में तो पता पड़ा है, ना जाने कितने कहते हैं हम आपके साथ हैं, संघर्ष करो और ये करो वो करो, जो दिखते ही नहीं है, जो दिखते ही नहीं है। लेकिन हमें उसमें एक चीज फिर भी अच्छी लगती, चलो तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में तो बुंदेलखंड आ गया, मत आओ सा शरीर। इसमें हम लोग का एक कहना भी है, वैसे आप बिल्कुल मत आओ, जहां जिस स्थिति में आप अभी रेलवे में थे, आप रेलवे में जो भी अधिकारी हो, जो भी जगह में आप वहीं रहो। आपके पास व्हाट्सएप है, आप जय बुंदेलखंड लिख के व्हाट्सएप डालो। सुबेरे अगर आप कहते हो राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, आप बिल्कुल ये लिखो, उसके नीचे आप जय बुंदेलखंड लिखो। आपका क्या जाता है इसमें? इस अभियान को जब हम लोगों ने प्रारंभ किया तो अब ये गति पकड़ रहा है। लोग अगर लिखते हैं, जैसे हमने लिखा हाय हेलो छोड़िए, जय बुंदेलखंड बोलिए, तो अब वो हाय और हेलो तो रखते हैं, लेकिन जय बुंदेलखंड भी लिखने लगा। मैं चलिए आगे बढ़ा और आगे बढ़ेगा। मानव जी, हमारा जो बंजारा बीट्स चैनल है वो एकेडमी को इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है। क्योंकि बुंदेलखंड को आप रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं, हम भी बुंदेलखंडी ही हैं, तो आप हमारे बुंदेलखंडी या और अन्य दर्शकों को अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब भी हम लोगों को एक बड़ा कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में हम सबसे पहले एक कार्य करते हैं। जब माइक सामने होता है और जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सामने दिख जाता है, उसी तरफ हम यूं उंगली करते हैं और कहते हैं, दद्दा, आने वाली पीढ़ी जब तुमसे ये प्रश्न करेगी कि जिस समय बुंदेलखंड राज निर्माण का आंदोलन चल रहा था उस समय तुम कहां सो रहे थे, तुम्हारी आंखें लज्जा से ना झुक जाएं। इसलिए अभी भी समय है, दद्दा उठो, कल का सवेरा तुम्हें बुला रहा है, बुंदेलखंड राज निर्माण की मां तुमको बुला रही है। यहां से हम लोग शुरू होते। देखिए, हमारा कहना सिर्फ इतना सा है, जो जहां जिस परिस्थितियों में जैसे भी बुंदेलखंड राज निर्माण के लिए अपना योगदान देना चाहता है दे। वो साशरीर देना चाहता है हमारे साथ आ जाए, वो साशरीर देना चाहता है हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहता है अपना संगठन बना ले, वो साशरीर देना चाहता है किसी राजनीतिक दल में है अपने राजनीतिक दलों को मना के हमारे पास ले आए। वो कार्य ऐसा करे जो बुंदेलखंड निर्माण की तरफ एक कदम आगे बढ़ा। बस इतना सा हमारा कहना है और इतनी सी हमारी मांग है। और इस मांग में मुझे कहीं ना कहीं लगता है, खरे साहब, वो धनाढ़ व्यक्ति जो झांसी में बहुत बड़े बड़े, झांसी क्या बुंदेलखंड के बड़े बड़े हैं, जब भी हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं तो वो टेलीफोन पे पूछते जरूर हैं कि बताइए इसमें हमारा क्या योगदान होना चाहिए। तो हमारा सीधा सा एक उत्तर उनके पास होता है कि एक बार आप पधारिए, उसके बाद हम बात करते हैं। वो आते नहीं है, हम कहते हैं। तो ये थे भानु साहे जी, जो पृथक बुंदेलखंड के लिए प्रयासरत हैं। ये अलग बात है कि इनकी प्रतिज्ञा भी है जो इनके साथ चल रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान करे जल्दी से जल्दी बुंदेलखंड प्रांत बने और एक किसी लड़की का घर बस जाए। भानु जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।